हेलो दोस्तों, मैं सीए कुशल सोनी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लैटिनम या फिर और कोई प्रीशियस मेटल या प्रीशियस स्टोन से बनी हुई ज्वेलरी अगर आप बेचते हैं तो उस पर टैक्सेशन होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो कैसे होगी। वो जो प्रॉफिट होगा आपको जब आप ज्वेलरी बेचेंगे वो आपकी बिजनेस की इनकम होगी या आपकी कैपिटल रिसीट होगी या फिर कैपिटल गेन होगा। वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप इस सब्जेक्ट पे पूरी नॉलेज चाहते हैं तो। अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में या फिर पीछे फाइनेंशियल ईयर में ज्वेलरी बेची है और आपको उस पर कैपिटल गेन या फिर बिजनेस इनकम हुई है तो उस इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी इस इनकम पे टैक्स लग जाए और आपको उस पे टैक्स देना पड़े। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है दैट टॉक्स अबाउट टैक्सेशन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ज्वेलरी इज़ अ कैपिटल एसेट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। हाँ जी, ज्वेलरी जो है वो एक कैपिटल एसेट है एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर कोई भी एसेट जो कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आती है एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो उस पर कैपिटल गेन अट्रैक्ट होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, एनी अदर प्रीशियस मेटल या फिर प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन। तो ज्वेलरी की डेफिनेशन इंक्लूसिव है और बहुत वाइड है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। आप जो देख सकते हैं, ज्वेलरी इंक्लूड्स गोल्ड, ज्वेलरी में गोल्ड इंक्लूड होता है, सिल्वर इंक्लूड होती है, प्लैटिनम की ज्वेलरी इंक्लूड होती है, एनी अदर प्रीशियस मेटल जो एक दो तीन चार मेटल के कॉम्बिनेशन से बने वो ज्वेलरी, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स की जो ज्वेलरी है वो भी ज्वेलरी की डेफिनेशन में इंक्लूड की गई है। और जो ज्वेलरी है वो एक कैपिटल एसेट है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपकी जो ज्वेलरी वो एक पर्सनल इफेक्ट है या फिर आपका कोई पर्सनल यूसेज का आइटम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप लैंड बेचते हैं, बिल्डिंग बेचते हैं या फिर कोई और एसेट बेचते हैं उस पर आपको कैपिटल गेन होता है। फॉर एग्जांपल आप इक्विटी शेयर्स बेचते हैं उस पर आपको कैपिटल गेन होता है। वैसे ही कैपिटल गेन आपको ज्वेलरी बेचने पर होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सेल ऑफ कैपिटल एसेट अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे जो कैपिटल गेन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 दो तरह के कैपिटल गेन्स होते हैं। एक कैपिटल गेन को हम बोलते हैं LTCG जो कि होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और दूसरे कैपिटल गेन को हम बोलते हैं STCG जो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इनमें बाइफर्केशन क्या है, डिफरेंस क्या है, वो आपको ज्वेलरी के कॉन्टेक्स्ट से बताऊंगा। अगर आप ज्वेलरी होल्ड करते हैं, इफ़ यू होल्ड ज्वेलरी फॉर 36 months और लेस देन इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उस पर अराइज होगा जब आप उसको बेचेंगे तो। और उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, जो गेन होगा वो आपकी टोटल इनकम में जोड़ दिया जाएगा और उस पर जो स्लैब रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो इनकम टैक्स का स्लैब उस पर लगा के उस टैक्स कैलकुलेट कर दिया जाएगा। तो ये बात करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की। अगर आपने 36 मंथ्स या उससे कम पीरियड के लिए कोई ज्वेलरी होल्ड करके रखी थी और आप उसको बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट अराइज, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आएगी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उस पर अराइज होगा और टैक्सेबिलिटी उस पे जो गेन होगा वो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। अब देखते हैं, इफ यू होल्ड ज्वेलरी फॉर मोर देन 36 मंथ्स देन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की कैटेगरी में वो क्लासिफाई होगी और उस पर आपको अराइज होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और वो टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 20%। हाँ जी, LTCG की जो टैक्सेबल रेट है वो है 20%। अगर आप 36 मंथ से ज़्यादा कोई ज्वेलरी को होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको अराइज होगा LTCG और टैक्सेबिलिटी जो आएगी वो आएगी 20% के हिसाब से। तो ये था कि होल्डिंग के बारे में डिटेल ज्वेलरी की।
आप अगर ज्वेलरी बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप अपना होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जब आपने ज्वेलरी खरीदी थी, मतलब डेट ऑफ परचेज ऑफ ज्वेलरी आप इजीली देख सकते हैं। अगर आपके पास ज्वेलरी की जो आपने परचेज की थी उसका बिल है तो बिल पे डेट देख लीजिए। और अगर आप आज कल या फिर फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं तो उस डेट तक उसका होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट कर लें, आपको पता चल जाएगा वो लॉन्ग टर्म होगी या शॉर्ट टर्म होगी। यहाँ पे मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा, कोशिश करें ज्वेलरी को होल्ड कर लें और 36 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड करें, ताकि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका कन्वर्ट हो जाए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। क्योंकि कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स रेट कम है और टैक्स कम लगता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। उसको हम कहते हैं बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। इन्फ्लेशन कॉस्ट का बेनिफिट आपको उसमें मिल जाता है। इंडेक्सेशन क्या होता है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ मेरे अगले स्लाइड्स पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा? आपने पहले देखा कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अब मैं आपको दोनों की कैलकुलेशन बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म अगर है तो वो कैलकुलेट कैसे होगा और लॉन्ग टर्म है तो उसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। कंपटीशन ऑफ STCG, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब है सेल वैल्यू ऑफ योर ज्वेलरी। उसमें से आप लेस कर दीजिए एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सेल। अगर कोई कमीशन ब्रोकरेज आपने पे की है ज्वेलरी की को बेचने पे, आपका डायरेक्टली कोई खर्चा हुआ है उसको बेचने पे, तो आप उसको यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हैं। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में आपने ज्वेलरी खरीदी थी उसको भी घटा दीजिए। लेस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर आपने ज्वेलरी की इम्प्रूवमेंट पे कोई खर्चा किया है, वैसे तो जनरली ज्वेलरी के इम्प्रूवमेंट पे कोई खर्चा नहीं होता, अगर हुआ है तो आप उसको भी डिडक्ट कर सकते हैं। बैलेंस अमाउंट इज STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में अगर आपने ज्वेलरी की कोई रिपेयर करवाई है तो वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें जब आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से लेस कर देंगे तो आपके पास आएगा STCG, बैलेंस अमाउंट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस तरह से STCG कैलकुलेट आप कर सकते हैं। कंपटीशन ऑफ LTCG की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लीजिए, उसमें से लेस कर दीजिए एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सेल। उसके बाद उसमें से लेस कर दें इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हाँ जी, यहाँ पे एक नया वर्ड यूज हुआ है, दैट इज इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कह सकते हैं। गवर्नमेंट ने इंडेक्स्ड कॉस्ट के पैरामीटर्स इशू किए हुए हैं, उनको यूज करके आप अपनी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो। नेक्स्ट आपको लेस करना है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर आप ये तीनों चीज़ें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा LTCG का अमाउंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी टैक्स फ्री हो जाए तो आप सेक्शन 54 की सीरीज के बेनिफिट्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ले सकते हैं, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो। इंडेक्सेशन कैन बी अंडरस्टूड एज इन्फ्लेटेड कॉस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। हाँ जी, ये इसको आप कह सकते हैं कि एक इन्फ्लेटेड कॉस्ट है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जिसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डाल दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही आपको मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, इन केस ज्वेलरी रिसीव्ड एज गिफ्ट और अंडर विल, then cost to the previous owner is taken as cost of acquisition and period of holding of previous owner should also be included in calculating holding period। ये जो स्लाइड है ये बात करती है अगर आपको ज्वेलरी रिसीव हुई है एज गिफ्ट और अंडर एनी विल, तो जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी, द कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, उस कॉस्ट को आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेंगे। हाँ जी, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। और जो प्रीवियस ओनर का होल्डिंग पीरियड है वो आप अपने होल्डिंग पीरियड को कैलकुलेट करने में इंक्लूड करेंगे। हाँ जी, अगर उन्होंने 3 साल होल्ड किया तो वो, और आपने 2 साल होल्ड किया, तो आपका टोटल होल्डिंग पीरियड हो जाता है यहाँ पे 5 साल। तो ये था ज्वेलरी अगर आपको गिफ्ट में रिसीव हुई है या विल में रिसीव हुई है तो आप उसको बेचते हैं तो कॉस्ट क्या होगी और होल्डिंग पीरियड क्या होगा, ये स्लाइड उसके बारे में बात करती है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ज्वेलरी इज हेल्ड फॉर बिजनेस पर्पस देन नो LTCG STCG विल अराइज ऑन इट्स सेल। इन दिस केस प्रॉफिट विल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। अगर आप
बिजनेस पर्पस के लिए आपने ज्वेलरी होल्ड की हुई है और उसको एज अ बिजनेस स्टॉक बेच दिया है आपने, तो उसकी सेल पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। इस केस में वो टैक्सेबल होगी एज बिजनेस इनकम। Gold received as gift will be taxable at the time of receipt in case value of all the gifts received by you during the year exceed rupees 50,000 in a year. It is not taxable if received from relatives or on occasion of marriage. अगर आपको गोल्ड रिसीव होता है एज अ गिफ्ट तो वो आपके ऊपर टैक्स हो जाएगा। अगर वैल्यू ऑफ टोटल गिफ्ट रिसीव्ड इन अ ईयर एक्सीड होती है रुपीज 50,000 से, बट यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आपको वो गोल्ड या फिर ज्वेलरी रिसीव होती है किसी रिलेटिव से या मैरिज के ओकेशन पे, तो वो टैक्स नहीं होगी। हाँ जी, यहाँ पे बेनिफिट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो ये था, अगर आपको गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी रिसीव होती है एज अ गिफ्ट, देन इट विल बी टैक्स फ्री इफ इट is received from your relatives or on the occasion of marriage. नेक्स्ट है टैक्सेशन ऑफ गोल्ड ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स दैट इज पेपर गोल्ड। इनकी टैक्सेशन कैसे होगी? इट इज टैक्स्ड इन सिमिलर मैनर विद फिजिकल गोल्ड। जिस तरह से जो फिजिकल गोल्ड की ज्वेलरी और फिजिकल गोल्ड है, जिस तरह से उस पर एसटीसीजी एलटीसीजी लगाया जाता है, वैसे ही पेपर गोल्ड पे ईटीएफ पे उसी तरीके से टैक्स लगाया जाता है। इसकी टैक्सेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। एज पर सीबीडीटी क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ जो बात करती है कि आप कितना गोल्ड एट अ टाइम होल्ड कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल यूज। 500 grams of gold per married lady is allowed, 250 grams per unmarried lady is allowed, and 100 grams for a male is permitted to hold, even if it is does not match with disclosed incomes in ITR. आपको, अगर आप एक मैरिड लेडी हैं तो आप 500 ग्राम तक का गोल्ड होल्ड कर सकती हैं। अगर आप एक अनमैरिड हैं लेडी हैं तो 250 ग्राम, और आप अगर मेल हैं तो 100 ग्राम तक की लिमिट आपको गोल्ड होल्ड करने के लिए अलाउड है, प्रोवाइडेड आप इनको अगर होल्ड कर रहे हैं तो आपको एक इसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं है और आपको अपनी आईटीआर में सोर्सेज भी इसके रिलेटेड डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके सोर्सेज आपकी आईटीआर से मैच नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया जाएगा, आपसे कोई सोर्स नहीं पूछे जाएंगे इस लिमिट तक के गोल्ड होल्डिंग के। आप इस लिमिट से ज़्यादा भी गोल्ड होल्ड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपनी आईटीआर में उनके सोर्सेज ड्यूली डिस्क्लोज कर दें। हाँ जी, तो ये था हमारा एक वीडियो टैक्सेशन ऑन सेल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।